तो हम आज देखने जा रहे हैं टू परफॉर्म द लोड टेस्ट ऑन 3-phase इंडक्शन मोटर एंड टू ड्रॉ द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें कैसे करना है, हमें 3-phase इंडक्शन मोटर पे लोड टेस्ट परफॉर्म करना है। लोड टेस्ट मतलब 3-phase इंडक्शन मोटर को हम 3-phase सप्लाई देंगे और 3-phase सप्लाई देने के बाद उसमें क्या करेंगे कि मोटर की जो शाफ्ट है उस पर धीरे धीरे लोड टॉर्क बढ़ाते जाएंगे। अब लोड टॉर्क कैसे बढ़ाओगे, लोड टॉर्क बनाने के लिए जैसे ये हमारी इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर की ये शाफ्ट आ रही है बाहर और इस शाफ्ट पे पुली लगी होगी, तो इस पुली पे आपका एक पुली बेल्ट अरेंजमेंट रहेगा। पुली बेल्ट अरेंजमेंट और ये बेल्ट किससे है, स्प्रिंग बैलेंसेस से जुड़ी हुई रहेगी आपकी। ये बेल्ट जो है स्प्रिंग बैलेंसेस से और ऊपर स्प्रिंग को टाइट करने के लिए यहाँ पे नट स्क्रू सिस्टम होगा। ठीक है, आप नट्स को बढ़ाएंगे जिससे कि ये टाइट होते रहेंगे और ज्यादा फोर्स इंपोज करेंगे इस पे। तो आप जानते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ दिस पुली। मान लो ये पुली है और इस पुली पे मान लो ये बेल्ट लगी हुई है, तो ये बेल्ट क्या है, इस पे फ्रिक्शन की वजह से कोई फोर्स लगा रही होगी, तो ये फोर्स का जो कपल लग रहा है यहाँ पे एक डायरेक्शन में इधर को फोर्स लगेगा, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रही है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इधर की साइड फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका टॉर्क होता है। तो ये तरीका होता है हमारा लोड टॉर्क को मेजर करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोड टॉर्क मेजर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, लोड टॉर्क किस किस के बीच में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अभी आपने क्लास में मैंने आपको बताया ही है कि टॉर्क स्पीड कर्व जो है इंडक्शन मोटर का वो आता है आपका टॉर्क वर्सेस ओमेगा आर। ठीक है, जब ओमेगा आर मशीन पे कोई टॉर्क नहीं लगाएंगे, ठीक है, मोटर कब ऑपरेट करेगी, जब लोड टॉर्क और मोटर का टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब कोई टॉर्क नहीं लगाएंगे लोड टॉर्क, तो मोटर का टॉर्क कितना होगा, मोटर टॉर्क या कितना टॉर्क सप्लाई करना होगा, शाफ्ट को कितना आउटपुट देना होगा। कब ऑपरेट करती है मोटर, जब लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क दोनों बराबर हो जाए, टीएल और टीएम बराबर हो जाए। तो कौन सी कंडीशन है, जब मोटर पे कोई भी हमने पुली बेल्ट एकदम फ्री छोड़ रखा, तब ये वाली कंडीशन आपकी अप्लाई करेगी। और जैसे जैसे आप लोड टॉर्क बढ़ाएंगे, कैसे लोड टॉर्क बढ़ाएंगे, आप पुली पे जो बेल्ट है, बेल्ट को पुली पे ज्यादा टाइट कर देंगे, ज्यादा फ्रिक्शन देंगे, तो उससे क्या होगा, लोड टॉर्क आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लोड टॉर्क जब बढ़ जाएगा आपका, तो हम क्या करेंगे, लोड टॉर्क बढ़ जाएगा तो मोटर को उतना ही ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा, तो हम कहां पे ऑपरेट करेंगे, आपका टॉर्क जो है थोड़ा सा बढ़ाने में हम यहां आ जाएंगे। ठीक है, फर्दर टॉर्क बढ़ाएंगे तो यहां आ जाएंगे, उससे ज्यादा टॉर्क बढ़ाएंगे तो हम यहां आ जाएंगे। धीरे धीरे हम टॉर्क बढ़ाते चले जाएंगे मोटर पे और हम ये कंडीशन तक आ सकते हैं। अब बात आई पीछे की, लोड टॉर्क स्पीड कर्व हम बना रहे हैं या लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 3-phase इंडक्शन मोटर पे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए, तो क्या ये वाला रीजन ड्रॉ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो जो हमारा नॉर्मल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ये वाला रीजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, मैं क्लास में आपको बता चुका हूं कि जो इस पर्टिकुलर रीजन में, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल रीजन। एक तरह से क्यों बोलते हैं अनस्टेबल रीजन, अनस्टेबल रीजन में यहाँ पे अगर मान लो कांस्टेंट लोड टॉर्क भी होगा, तो स्टेबल ऑपरेशन के लिए क्या कंडीशन है, फॉर स्टेबल ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, डीटीएल अपॉन डी ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन डीटीएम अपॉन डी ओमेगा। तो ये कंडीशन कहां मेट करती है, इस रीजन में मेट करती है, इस रीजन में, राइट साइड वाले रीजन में मेट करती है। तो ये स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन होता है और ये अनस्टेबल ऑपरेटिंग रीजन होता है। तो प्रैक्टिकली हम मोटर को अनस्टेबल ऑपरेटिंग रीजन में नहीं ऑपरेट करा सकते। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल पाएंगी, प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे लोड टेस्ट, तो केवल इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स बन पाएंगी। तो हमको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है उसमें केवल इतनी लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। तो इसको, ठीक है, कैसे परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, पहले देख लेते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमारी 3-phase सप्लाई आ रही होगी, किसी पर्टिकुलर बोर्ड से आ रही होगी या पैनल से आ रही होगी, वो वहां से 3 तार लेंगे और तीनों तार जो है हम किसमें लगा देंगे, आपका 3-phase ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, इसमें लगा देंगे 3-phase ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तीनों तार लगा दिए जाएंगे। और यहां से जो सप्लाई निकलेगी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्यों लगाते हैं अपन, हाँ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ये लगाते हैं
कि सडनली मान लो पीछे से कोई कमी हो या वोल्टेज ज्यादा आता है, सडनली वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो 5-6 टाइम्स रेटेड करंट आपकी फ्लो हो जाती है। तो उसको लिमिट करने के लिए हम ग्रेजुअली वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जो आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर की यहाँ नॉब होगी उसको ग्रेजुअली वेरी करोगे और यहाँ वोल्टमीटर लगा के रखोगे। तो वोल्टमीटर क्या करोगे, वोल्टमीटर में आप लाइन वोल्टेज रीड करते रहोगे। नॉर्मली मोटर की रेटिंग क्या होगी आपकी 415 वोल्ट होगी या 440 वोल्ट होगी, वो देखना पड़ेगा उसकी नेम प्लेट पे, ठीक है। तो यहाँ 415 वोल्ट हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे और मोटर को फ्री रखेंगे, ठीक है, फ्री रखेंगे मोटर को, ठीक है, और फ्री रखते हुए चलने देंगे। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे से मोटर पे लोड बनाएंगे, टाइट कर देंगे उसको, किसको, जो आपका पुली बेल्ट अरेंजमेंट में बेल्ट का टेंशन बढ़ा देंगे। बेल्ट का टेंशन बढ़ा देंगे तो पुली पे वो ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करेंगे, मतलब लोड टॉर्क आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, हर कंडीशन में आपका हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप कर रहा हो तो वोल्टेज को आपको एडजस्ट कर देना है हर कंडीशन में, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज पे इस एक्सपेरिमेंट को हमें परफॉर्म करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, एक अमीटर फॉर सेफ्टी लगा लेंगे। मान लो मशीन के अंदर कोई कमी आती है तो हमारी एक चेक रहेगा कि मशीन कितना करंट ड्रॉ कर रही है। केवल इतना इंस्ट्रूमेंट, ये नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट है कि मशीन को हम कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, और ये नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको केवल इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा चेक रहे कि कितना मशीन करंट ड्रॉ कर देंगे। और वोल्टमीटर किस टाइप का होता है, एसी मेजर करने के लिए किस टाइप के वोल्टमीटर, किस टाइप के अमीटर यूज करते हैं। तो एसी के लिए अपन जो अमीटर यूज करते हैं वो होते हैं मूविंग आयरन, वोल्टमीटर जो होते हैं वो होते हैं मूविंग आयरन एसी मेजर करने के लिए, क्योंकि मूविंग आयरन वोल्टमीटर अमीटर जो है आरएमएस क्वांटिटीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, आरएमएस रीडर करते हैं। एवरेज एसी में होता नहीं है। अगर किसी पीएमएमसी मूविंग कॉइल में अगर हम मेजर करना चाहें एसी क्वांटिटीज तो वो क्या हो जाएगा, वो कोई रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो एवरेज मेजर करते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारे ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट होंगे वो एमआई टाइप होंगे, मूविंग आयरन टाइप के। अब देखते हैं रेंज, हमारी लैब में जो रेंजेस अवेलेबल है वो है 0 से 150 वोल्ट तक की, और 0 से 300 वोल्ट तक की, और 0 से 600 वोल्ट तक की। तो किस रेंज का वोल्ट मीटर हम यहाँ लगाएंगे, ओबीएस से 0 से 600 वोल्ट का वोल्ट मीटर लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अमीटर किस रेंज का लगाएंगे। तो अमीटर की जो रेंज पता चलेगी वो आपको किस पे देख के पता चलेगी, अमीटर की रेंज हमें उसके मोटर की नेम प्लेट रेटिंग जो है वो देखने के बाद अमीटर की रेंज पता चलेगी कि किस रेंज का हमें अमीटर लगाना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, ठीक है, एमीटर की रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसको जो सप्लाई आ रही है इसको किस में दे देंगे, इस सप्लाई को मोटर को दे देंगे। तो मोटर नॉर्मली क्या होगी, मोटर आपकी 3 फेज मोटर है, इधर इट में बी डेल्टा कनेक्टेड और इट में बी स्टार कनेक्टेड। तो मोटर का जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो नॉर्मली मैं मान के चलता हूं मोटर हमारी लैब में अवेलेबल है वो डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स है। तो डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स में आपको 3 टर्मिनल दिख रहे होंगे, ठीक है, 3 टर्मिनल होंगे। तो ये 3 टर्मिनल ऊपर होंगे, 3 नीचे और 3 टर्मिनल उसके बीच में अंदर ही मोटर की कनेक्शन बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों मोटर की स्टेटर की वाइंडिंग है। तो तीनों वाइंडिंग को अपन को क्या करना है, डेल्टा में कनेक्ट करना है। अगर इस वाइंडिंग को अपन ए मानते हैं तो ये ए, इसको A1 लिखेंगे, इसको A2 लिखेंगे, इसको B1 लिखेंगे, इसको B2 लिखेंगे, इसको C1 लिखेंगे, इसको C2 लिखेंगे। डेल्टा बनाने के लिए A1 को B2 से, B1 को C2 से और C1 को A2 से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और सप्लाई कहां दे दी जाएगी, A1 पे, B1 पे सप्लाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट सप्लाई कहां दे देंगे, C1 पे सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। A1 B1 C1 पे सप्लाई दे देंगे तो मोटर किस में कनेक्ट हो गई, डेल्टा में। अब ग्रेजुअली वोल्टेज लगाएंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, मोटर थोड़े वोल्टेज के बाद मोटर आपकी रन करना स्टार्ट कर जाएगी, अब 3 फेज मोटर, ठीक है। और इधर क्या होगा, आपका जो इसका रोटर होगा, रोटर किस टाइप का होगा, ये जो A2 है वो C1 से कनेक्टेड है तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, ठीक है। हम रोटर कैसे बनाएंगे, इसका रोटर ये रहेगा, रोटर को इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। ये रोटर स्क्वायर के साइड का रोटर हो गया, और इस रोटर पे क्या है, आपकी पुली लगी हुई है, और पुली किससे कनेक्टेड है, बेल्ट से, और बेल्ट पे ऊपर दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, स्प्रिंग बैलेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंसेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपका नट है बोल्ट की हेल्प से, तो और यहाँ पे ये फ्रेम रहेगा पूरा, ठीक है। तो नट्स को टाइट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है फोर्स, जो लेंथ इसकी घटती जाएगी, बेल्ट में टेंशन बढ़ता जाएगा, बेल्ट में टेंशन बढ़ेगा तो बेल्ट ज्यादा फोर्स लगाएगी उसको,
रोकने के लिए आपकी बेल्ट को, तो नेट टॉर्क बढ़ने लगेगा। अब देखते हैं रीडिंग क्या क्या लेनी है हमको, क्या क्या रीडिंग नोट करनी है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। तो आप ये डायग्राम आप देख लेंगे, डायग्राम में यहां लिखेंगे 3 फेज 415 वोल्ट एसी, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ठीक है। ये जो सप्लाई है ये ऑटो ट्रांसफार्मर का, ये ऑटो ट्रांसफार्मर से हमने मोटर पे लगा दी और मोटर हमारी रोटेट कर गई, ठीक है। अब हमें किस के वर्सेस क्या नोट करना है, सारी कंडीशंस में क्या नोट करना है हमको नोट करना है सबसे पहले टेबल बनानी है। टेबल किस किसके बीच में बनानी है, स्पीड मोटर की एनआर वर्सेस टॉर्क। तो टॉर्क तो हम मेजर नहीं कर रहे हैं, तो दोनों जो आपके स्प्रिंग बैलेंसेस हैं उसकी रीडिंग नोट करोगे, M1 और M2, और दोनों क्या होंगे, फोर्स जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, M1 माइनस M2 इंटू G, ठीक है। M1 इंटू M2 माइनस M1 माइनस M2 इंटू G। G क्या है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जो है, जो ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतना आप लगा सकते हो इसको। अब ये आपको ये आ गया नेट फोर्स आपका पुली पे कितना लग रहा है, जो फोर्स कपल लग रहा है आपका। तो अब और नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, फर्दर क्या निकालना है, इससे टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क क्या होता है, दिस इज नेट फोर्स, तो फोर्स इनटू पुली का रेडियस, पुली का रेडियस। और पुली का रेडियस कैसे मेजर करेंगे, एक पतला सा थ्रेड लेंगे जिसको पुली के चारों तरफ रोल कर लेंगे, पतला थ्रेड लेंगे, और उसकी नेट लेंथ, एक सिंगल रोल की लेंथ मेजर कर लेंगे। तो दैट लेंथ विल बी द 2 पाई r। तो जो भी लेंथ आएगी आपकी, जो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी पुली की, उसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई से। तो आपका क्या कैलकुलेट हो गया, उसमें r कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो F इंटू r जो हो गया वो आपका टॉर्क हो गया। और उसके बाद में आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस पे चाहे वाई एक्सिस पे नॉर्मली हम जो प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमने टॉर्क अप्लाई किया है, लोड टॉर्क, उसके रेस्पेक्ट में स्पीड देखना है, तो लोड टॉर्क को एक्स एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। लोड टॉर्क को एक्स पे रखेंगे और वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे, स्पीड को। तो नो लोड स्पीड विल बी समवेयर नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो अब एक और चीज, स्पीड कैसे मेजर करोगे, तो स्पीड मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, हमको लेना है टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम पुली में अंदर इंसर्ट करा देते हैं, तो वो पुली के साथ सिंक्रोनाइजेशन में घूमती है मैकेनिकली, तो उससे रीडिंग मिल जाती है, बट ठीक है। तो टेकोमीटर की हेल्प से एनआर हम नोट करेंगे। तो एनआर और टी यहां पे नहीं नोट करना है, टी सीधा हमको मिल रहा है वहां जाके। तो एनआर वर्सेस टी या टी वर्सेस एनआर हम ले लेंगे, और उसका ग्राफ आपका कोई पर्टिकुलर स्केल लेके प्लॉट कर लेंगे। किस पे प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे एनआर वर्सेस टी का आपका प्लॉट हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा आपका, तो ये किस तरह का ग्राफ आएगा आप बताइए। तो आपका जैसे जैसे एनआर नो लोड स्पीड आपकी सबसे ज्यादा होगी, कोई भी टॉर्क अगर नहीं लगा रहा, और धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी स्पीड, एंड नो लोड स्पीड विल बी इक्वल टू सिंक्रोनस। नो, क्यों नहीं होगी, क्योंकि नो लोड स्पीड आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर क्यों नहीं होगी, क्योंकि मशीन में फ्रिक्शन, विंडेज लॉसेस होते हैं, तो कुछ ना कुछ लॉसेस मशीन सप्लाई करती है। तो हम अगर कहें कि मोटर को टॉर्क जनरेट करना पड़ रहा है, हाँ टॉर्क जनरेट करना पड़ रहा है। अगर मोटर का डेवलप्ड टॉर्क 0 होता तब ये सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती हुई मानी जाती, नहीं। लेकिन उस केस में क्या है, करंट केस में क्या है, करंट केस में मोटर को कुछ ना कुछ शाफ्ट, कुछ नेट शाफ्ट टॉर्क या नेट मशीन टॉर्क डेवलप करना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। कुछ फाइनाइट वैल्यू है उस टॉर्क की, तो इसीलिए एनआर पे ना, एनएस पे ना रन करके नियर टू एनएस रन करेगी। तो अगर ये मोटर 4 पोल की है तो 1500 से थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राफ आपका आ जाएगा, और स्टेबल रीजन आपका ये होता है, अनस्टेबल रीजन, तो ये हमें मिलेगा नहीं। तो इतनी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। अब इसमें प्रिकॉशन क्या देखना है आपको, प्रिकॉशन ये देखना है कि ओवर वोल्टेज अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सारे कनेक्शंस आपके टाइट होने चाहिए, ये आपके प्रिकॉशंस हो गए। और क्या प्रिकॉशंस हो गए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, ये हो गए कि आप लोड बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो मोटर क्या सप्लाई से करंट ज्यादा लेगी, तो करंट जो है रेटेड करंट से बहुत ज्यादा ऊपर ना चली जाए। थोड़ा बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर मशीन का होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि आप डबल ले जाएंगे,
1.25 टाइम्स ले जा सकते हो, बस उससे ज्यादा नहीं। मोटर की करंट जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड टॉर्क बढ़ाते जाएंगे, मशीन पे की करंट जो ड्रॉ होने वाली है सप्लाई से वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये प्रिकॉशन देना है, वोल्टेज आपका लिमिट्स में रहना चाहिए, लोड बढ़ाते हुए जब ओवरलोड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी है जिससे कि मशीन की करंट लिमिट क्रॉस कर जाए। तो हो सकता है कि पीक वैल्यू ना मिल पाए टॉर्क वाली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये कम से कम ये पता चल जाएगा कि ये ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। और ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, लोड टेस्ट। ये किस पे करना है हमको, 3 फेज इंडक्शन मोटर पे करना है और उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है। ठीक है, सिमिलरली ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ आपका। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, टू परफॉर्म द लोड टेस्ट ऑन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन जो है मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज रह गई आपकी कि अपैरेटस क्या क्या यूज हो रहे हैं। तो ठीक है, जो आपको फाइल बनानी है तो उसमें कैसे ये काम करना है आपको, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, तो apparatus यूज तो apparatus यूज में सब डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स दोनों आ जाएंगे। डिवाइस में आपकी मोटर है, तो आप लिखोगे यहां पे apparatus नेम, सीरियल नंबर बनाओगे, टेबल फॉर्म में लिखोगे सीरियल नंबर, apparatus, ठीक है, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले सीरियल नंबर में आप लोगों 3 फेज SCIM, स्क्वायर फेज इंडक्शन मोटर, कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन उसमें सारी नेम प्लेट रीडिंग, नेम प्लेट जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा अभी। ठीक है, नेम प्लेट रीडिंग। ठीक है, दूसरा हमको क्या लेना है, दूसरा आपको वोल्ट मीटर लेना है, क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन में उसका टाइप आप दिया जाएगा, कितने वोल्ट मीटर लेना है, 2, 1 लेना है, किस रेंज का लेना है, 0 to 300 वोल्ट या 0 to 600 वोल्ट, क्योंकि आपका 415 वोल्ट मेजर करना है आपको। और किस टाइप का, MI टाइप का है। अगर अमीटर भी ले रहे हो तो अमीटर लिखोगे, तीसरे में अमीटर लिखोगे, चौथा आपको टैकोमीटर लेना है, पांचवा आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर लेना है। तो हर चीज की नेम प्लेट रीडिंग आपको रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा आपको अपैरेटस यूज। आपको फाइल का फॉर्मेट क्या रहेगा, फाइल का फॉर्मेट बनाने का ये रहेगा, पहले तो फाइल आपको किस टाइप की बनानी है, फाइल बनाने के लिए आपके लिए सबसे पहले ये इस टाइप की फाइल बनानी है आपको। ठीक है, इस तरह की जिसमें हार्ड बाउंड होगी बाहर से और अंदर नॉर्मली क्या होगी, ठीक है, अंदर आपका इस तरह से रहेगी। ठीक है, जिसमें वन साइड ब्लैंक होगी, मतलब पूरा, और सेकंड साइड लाइनिंग होगी। ठीक है, तो लाइनिंग वाली साइड आपको लिखना है एम। ठीक है, apparatus यूज्ड की टेबल बनानी है, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसकी प्रोसीजर लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप जो मैं फॉलो करूंगा वीडियो में, वो प्रोसीजर आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल जो मैंने टेबल बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो देना है। ठीक है, एनालिसिस करके कि नहीं ये हमने परफॉर्म किया, कंक्लूजन लिखना है या रिजल्ट लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद। और उसके बाद उसके प्रिकॉशंस देने हैं। लेफ्ट साइड पे क्या करना है, ब्लैक वाली साइड पे पेंसिल से क्या करना है, सबसे पहले पेज पे जो सर्किट डायग्राम है मेन, वो बनाना है। ठीक है, सर्किट डायग्राम के बाद कोई कैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशंस के बेस पे वो कैलकुलेशन आपको लिखनी है। मान लो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स निकाल रहे हो, तो सारी कैलकुलेशन और इंटरमीडिएट जो भी आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो सब इधर लिखना है आपको। और क्या करना है, फिर फाइनली आपको एक ग्राफ पेपर चिपकाना है और उस पर आपकी जो पेंसिल से ही कोई पर्टिकुलर स्केल मान के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर निकल के आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगानी है। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा फाइल बनाने का। ठीक है, थ्योरी आपको नहीं लिखनी है फाइल में, थ्योरी के लिए मैं मना करता हूं अपनी क्लास में। ठीक है, फाइल में लिखने के लिए वो आपको थ्योरी सब्जेक्ट का पार्ट है, तो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, थ्योरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग आ गए हैं इस पे टेबल पे, जो जिस पे एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है 3 फेज अमीटर आप देख रहे हैं। ठीक है, 3 फेज अमीटर। तो 3 फेज अमीटर जो है आपका, इसमें आप देखिए ये किस रेंज का है, दिस इज 0 to 2 एम्पियर। ठीक है, और इसमें आप अभी वीडियो पॉज करके इसके
लीस्ट काउंट वगैरह देख सकते हैं, तो कहाँ पे आपका मीटर रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से रखना है कि जो आपकी नीडल है वो मिरर में उससे दब जाए, जिससे पैरेलैक्स की एरर ना रहे। अब मान लो ये एंगल लेके आता हूं, तो आप देखिए कि आपको लग रहा होगा कि ये 0 से पीछे है मीटर का जो नीडल है। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। जब दोनों को एक दूसरे दबाते हैं तो एग्जैक्टली आपका 0 पे आ जाता है, तो देयर इज नो एरर इन दिस। ठीक है, और ये क्या है, 2 एम्पियर पे अगर कनेक्शन करना है तो इस पर्टिकुलर वाले और इन दो के बीच में कनेक्शन देंगे अपन। ठीक है, और अगर हमें 1 एम्पियर का कनेक्शन देना है तो ये दोनों सीरीज में सर्किट में लग जाएंगे। ये आपका 2 एम्पियर का एसी एमीटर है, और ये किस टाइप का है, ना ही ये मूविंग आयरन है ना ही ये मूविंग कॉइल है। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफायर टाइप एसी एमीटर। इसमें क्या होता है, अंदर जो मीटर है वो मूविंग कॉइल ही है, पर उससे पहले हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। तो उसकी पहचान क्या है, एसी लिखा है तो एसी आपको यहां से दिख रहा है, परंतु यहां देखिए आप, ये जो सिंबल है ये रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट का सिंबल होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं वोल्ट मीटर। ये देखिए आपका वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर वही स्टैंडर्ड आपका मूविंग आयरन टाइप है। तो एसी वोल्ट मीटर के लिए यहाँ पे देखिए ये एसी का सिंबल है और 50 हर्ट्ज पे आपका यूज किया जाना है, और मूविंग आयरन टाइप के लिए ये वाला सिंबल रहता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मेजर करने वाले, और मूविंग आयरन का स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आप देखिए स्केल देख सकते हैं आप, इसका नॉन यूनिफॉर्म स्केल, और एंड तक आप देखिए, एंड पे ज्यादा पास पास हैं आपके जो हैं, और स्टार्टिंग में दूर दूर रहते हैं। इसमें यूनिफॉर्म स्केल होगा क्योंकि ये मूविंग कॉइल है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, पर रेक्टिफायर टाइप। तो एसी इस पे जुगाड़बाजी से हम थोड़ी मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, नॉर्मली हमें चाहिए होता है, ये है टैकोमीटर। टैकोमीटर की ये साइड टैब हम दबाएंगे, होल्ड करते हैं, और उसको दबा के इस पर्टिकुलर ग्रुप को मोटर के अंदर लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है, मोटर में आप शाफ्ट में देख रहे हैं ग्रुप, तो वहां हमको ये डालना होता है। ठीक है, ये जो ग्रुप है उसको फिट करना है बिल्कुल जो मोटर का होल दिख रहा है अंदर उस पे, और होल्ड करना है दबा के इस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद साइड का ये बटन प्रेस किए हुए रहना है। ठीक है, तो ये है मोटर, इस हिसाब से हमें मोटर का आरपीएम में करना है। और ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, इन पे 2 स्प्रिंग बैलेंस हैं। ये देखिए, पहला ये और ये दूसरा ये, इसमें केजी में आपकी रीडिंग आती है। और ये है पुली बेल्ट अरेंजमेंट। ठीक है, अब पुली इस टाइप की क्यों है, क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं, मोटर जो है वो अपनी फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो आपकी है उसमें अपनी एनर्जी दे रही है, तो वो एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है हीट, थर्मल एनर्जी में। तो हीट होने से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो क्या करते हैं हम, चलते हुए पुली में, अगर ज्यादा देर तक चलाना है तो चलते हुए पुली में हम इस केस में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, जिससे कि कूलिंग इफेक्टिव हो जाए। अब बात करते हैं मोटर की नेम प्लेट रीडिंग की। ठीक है, तो ये मोटर है, और मोटर की नेम प्लेट रीडिंग आप यहां से देख सकते हैं। ये 1 HP की, ठीक है, मोटर है, 1440 आरपीएम इसका रेटेड है। नेम प्लेट रीडिंग है, मतलब नेम प्लेट रेटिंग्स हैं सारी मोटर की, कितने वोल्ट की है ये आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को। उसके बाद ये आपके जो मैंने पहले दिखाया, ये स्प्रिंग बैलेंसेस हैं आपके, इसमें आपका केजी में और इसमें आपका केजी में। तो एक तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, आप ये देखिए, ये ऐसे रोट करेगी तो एक को कंप्रेस करेगी और एक को खिंचाव होगा, एक में टेंशन होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन का मतलब ये नहीं है हम टाइट करेंगे तो कुछ ना कुछ नेट वैल्यू दोनों में पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव किसी में नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हम यहाँ से, ये पूरा सेटअप होता है टॉर्क, लोड टॉर्क मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और मोटर का ये देखो आप, वायर निकले हुए हैं, वायर निकले इस पैनल में जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है पैनल में, कुछ आपके 6 वायर होंगे और कुछ सेफ्टी वायर होंगे 7। ठीक है, एक इसमें न्यूट्रल का शायद रहेगा, अगर रहा होगा तो, मतलब इस हिसाब से अंदर जा रहे हैं। और ये 6 जो वायर हैं वो यहाँ कनेक्ट कर दिए गए, कुछ नहीं किए गए हैं। 3 वाइंडिंग इसमें A1 A2 वाइंडिंग है, V1 V2 C1 C2, इस हिसाब से आपकी 3 वाइंडिंग है। इनका हमें बनाना है डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा कैसे बनाया जाएगा इसका, A1 में हमने वायर यहाँ पे ये कनेक्ट किया कनेक्टर, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया V1 में यहाँ पे, V2 से। B1 को हमने कनेक्ट कर दिया आपका C2 से, और सबसे लास्ट जो है आपका C1 को कनेक्ट कर दिया A2 से। तो ये आपकी मोटर जो कनेक्ट हो गई है, आपकी मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें पैनल के अंदर है क्या। पैनल में हमारा इनबिल्ट एक टैकोमीटर ये रहा।
ठीक है। तो कई बार उधर से जो एक आध एक्स्ट्रा जो वायर आ रहा है तो वो केवल इसीलिए आ रहा है कि वहां से रीडिंग हमारी टेकोमीटर में शो हो सके, ठीक है। और ये हमारा इंडिकेटर है 3 फेज सप्लाई अगर आएगी तो, और ये हमारा ओवरऑल एमसीवी है। और इसमें डायरेक्ट डीओएल स्टार्टिंग के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के स्टार्ट स्टॉप बटन भी है, 3 फेज स्टार्टर भी है इसमें, ठीक है। और ये जब 3 फेज स्टार्टर आप ऑन कर दोगे इससे ग्रीन बटन पुश करके, तो यहां से जो सप्लाई है यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको ऑन करेंगे यहां से और इसको ऑन करेंगे तो आपकी 3 फेज सप्लाई यहां आ जाएगी, ठीक है। तो ये अभी तो ऑफ रखते हैं। उसके बाद ये जो सप्लाई आपकी जाएगी, ये तीनों फेज सप्लाई जो जाएगी वो किस में जाएगी, ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर आप देखिए, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की आप नेम प्लेट रीडिंग वगैरह सब देख लीजिए। ऊपर से आप देखिए किस तरह का दिखता है, ये नॉब है घुमाने वाली, ठीक है। और ये आपका जो इनपुट है, क्या क्या रेटिंग है, सब आप इसमें इसकी नेम प्लेट वगैरह, ये रही इसकी नेम प्लेट, ठीक है। तो काफी कुछ इसमें आपको पता चल सकता है, ठीक है। जो भी है आपको यहीं से सब लिखना है, जो भी ऑपरेटर्स यूज में लिखना है, ठीक है। ये आपकी पावर स्टेट या जो भी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वोल्टेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप किस टाइप का है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये है 470 वोल्ट तक का मैक्सिमम है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और इनपुट 415 दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी कैपेसिटी 10 एम्पियर्स पर लाइन लिखा हुआ है, या 15, देखिए कितना लिखा हुआ है, 15 एम्पियर्स पर लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इनपुट फिक्स्ड एसी वोल्टेज 415 वोल्ट, और यहाँ 0 से 415 या 460 तक 70 तक जा सकता है यहाँ से लाइन वोल्टेज आपका। और ये जो वोल्टेज आएगा जो निकला है, इसको ही हमें मोटर को देना है। तो कैसे देना है मोटर को, ये तीनों फेज आपके आ गए निकल के। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर के तीनों आउटपुट ये चले आ रहे हैं आपके, तीनों ये आ गए, ठीक है। तो जैसे इसको हमने माना आर फेज है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, इसको हमने आर फेज माना। तो आर फेज में पहले ही फेज में अगर आप सर्किट डायग्राम याद करेंगे तो हमने अमीटर कनेक्ट किया था। तो अमीटर पे आ गए हम, ये हमारा अमीटर है। कितने एम्पियर में कनेक्ट करना, मोटर की रेटिंग मैंने आपने देखी होगी 1.5 एम्पियर है। तो आपका लाइन इधर से एंटर की करंट आपकी इसमें 2 एम्पियर से, और ये वापस निकली, ठीक है। और वापस निकल के दूसरा तार दीजिए आप। तो ये आपका आर फेज जो है मोटर में एंटर किया, और यहां से मतलब अमीटर में एंटर किया और अमीटर से निकला, क्योंकि अमीटर हमें किसी एक फेज में सीरीज में कनेक्ट करना है। तो अमीटर ये आपका कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमने इसको मोटर का जो निकला है आपका वायर, और ये वायर मैंने जो लिया और इसको लगा दिया A1 में इंसर्ट यहाँ करा दिया। अब दूसरा फेज आएगा, वो सीधा मैं कहाँ कनेक्ट कराऊंगा, बी में। तो दूसरा वाला फेज पकड़ के आते हैं, वो कौन से कलर से, मतलब कलर मिडल वाला जो फेज होगा, मिडल वाला, उसको हम कनेक्ट करेंगे। ये है ब्लू कलर से दिखा रहे हैं क्योंकि, और ये बीच में वायर छोटे हैं तो बीच में ओपन कनेक्शन है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग जब परफॉर्म करेंगे लैब में तो उसको या तो इसको कवर करेंगे टेप से, ठीक है। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया कौन से में, ये देखो तीनों में, बी वाले में हमने कनेक्ट किया इसको, ठीक है। तो ये आपका आ गया। ये किसमें कनेक्ट किया गया, ये वाला वायर देखिए आप। और लास्ट वायर को सीधा सी में कनेक्ट करना है हमने, ठीक है। तो लास्ट वायर जो आपका आ गया है वो हमने सी में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से तीनों फेज में हमारे वायर कनेक्ट होगा। अभी हमारा वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं है, तो वोल्ट मीटर को लाइन वोल्टेज इसको मेजर करना है तो किन्हीं 2 फेज में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें 2 वायर की जरूरत होगी। तो 2 वायर से हम इसको कनेक्ट करते हैं किन्हीं 2 फेज में। तो 2 फेज कोई से भी हो सकते हैं, आपका आर फेज, बी फेज हो सकता है, आर वाई हो सकता है, ठीक है। तो अमीटर में ये पकड़िए, देखो 600 वोल्ट वाला है और एक कॉमन वाला। तो ये वोल्ट मीटर हमारा तैयार हो गया है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया कौन कौन से, शुरू के 2 फेजेस में हमने मोटर के कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या किया, 2 फेज मोटर के जो है ये रहे, और दूसरा वोल्ट मीटर का हमारा ये कनेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से हमारा आई थिंक सर्किट पूरा हो गया है। अब हम इसको मोटर को सप्लाई ऑन करके देखते हैं। तो सप्लाई ऑन करेंगे, उसके लिए पूरे डिटेल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हम देख लेंगे कि इसकी नॉब जो है वो 0 पे है या नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए, इसमें एक नोब एरो बना होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये जो नॉब है यहाँ पे एक एरो जैसा बना हुआ है ये, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा।
तो यहाँ पे आपकी सप्लाई आ जाएगी। तो हमने सप्लाई पीछे से ऑन कर दी है। अब सप्लाई को यहाँ से ये एमसीबी ओपन करते हैं तो देखिए ये एलईडीज ग्लो कर जाएंगी। तो अब ये सप्लाई हमारे पैनल में आ गई है और ये हमारा टेकोमीटर का कनेक्शन है। तो जो टेकोमीटर मैंने आपको शो किया है वो टेकोमीटर की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, बस इसमें 3 से ये जो टेकोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है ये आपका कम से कम 6 से 7-8 आरपीएम की एरर देता है। तो वो एरर किसी काउंटर में एरर की वजह से होगी। ये कोई डिजिटल सर्किट है जो काउंट करता है पल्सेस को, तो वो कोई काउंटर में रीसेटिंग एरर है तो 7-8 आरपीएम की एरर आती है बस। ठीक है, तो उसके बाद चलो देखते हैं कैसे। तो स्लोली हम इसका तो मोटर पे लगने वाला वोल्टेज स्लोली बढ़ाएंगे। तो हम पहले ये डायरेक्ट कनेक्शन है जो ये रिले है, इससे हम जो वोल्टेज है वो कहां तक पहुंच जाएगा इन टर्मिनल्स पे। इस समय इन जो तीनों टर्मिनल हैं R/V जिससे आपका इनपुट जा रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए अभी अनएक्साइटेड है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम ये ग्रीन बटन पुश करते हैं आपकी सप्लाई अब जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर तक पहुंच गई है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत ये मीटर का से कुछ आइडिया नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ आ रहा है। हाँ, तो स्लोली हम मोटर पे पूरा वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखते हैं मोटर घूमती है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हम दोनों चीजें साथ में देखेंगे, वोल्टेज भी देखना है आपको और करंट भी देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों मैंने आपको पैरेलली लगा दिए हैं। तो अब आप दोनों देखेंगे, पहले देखिएगा जब मोटर रन होती है वो भी दिखाते हैं। आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाइए, देखिए वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और करंट आपकी बहुत तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है, और करंट बढ़ने के बाद आप देखेंगे क्या होगा, करंट वापस भी जाएगी। ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है आपकी वो बढ़ के और कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि स्टार्टिंग करंट आपकी ज्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में आपकी मोटर की करंट बहुत ज्यादा गई थी और आपका ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमको कितना अप्लाई करना है, 415। तो ये स्केल 600 का है, तो 415 वोल्टेज कहां तक बनेगा, 600 से 400 से और 600 के बीच में आपके कितने स्केल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक स्केल जो है आपका 20 वोल्ट का है, तो एक स्केल से थोड़ा पीछे तक हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे वोल्टेज हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मोटर आपकी फुल कंडीशन में रन करेगी। बढ़ाए चलेगा, बढ़ा दो और बढ़ाओ, 415 जाना है। चलो बस अब स्लोली बढ़ाना है। ये जो पहला स्केल है इसका 420 होगा, नहीं 20। ठीक है, और चलो, तो ये पैरेलैक्स को ढकाते हुए और ये आपका हो गया 416 वोल्ट। कम के बहुत हल्का सा कम कीजिए। ठीक है, बस ये हम 415 के आसपास हमने वोल्टेज यहाँ पे सेट कर दिया है और पैरेलैक्स की एरर भी नहीं है। इसका जो देखिए पैरेलैक्स की एरर नहीं है, तो ये आपका 415-416 वोल्टेज आपका आ गया। और आपकी नो लोड करंट देखिए, नो लोड करंट ये रही मोटर की। ठीक है, नो लोड में आपकी 3 फेज मोटर रन कर रही है और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आपकी मोटर ये रन कर रही है। ठीक है, तो ये मोटर आपकी रन कर रही है और इन दोनों पैनल में आपकी कोई भी रीडिंग जो स्प्रिंग बैलेंसेस हैं इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है। किसी में एरर है तो एरर को हम ये इसकी हेल्प से नलीफाई करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें एरर नहीं है, जो हैंग हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा वेट आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये सेटअप है और मोटर इस समय चल रही है। ठीक है, और आरपीएम इस 1504 दिखा रहा है, 1504 नहीं हो सकती। मैंने पहले ही बताया कि ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल में लगा हुआ टेकोमीटर है थोड़ी सी एरर दे रहा है। तो एरर इसकी जो मैं बता दूं एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये 8 आरपीएम की एरर है इसमें। ठीक है, तो 8 आरपीएम की एरर अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 8 आरपीएम की एरर अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये बचती है 1496 आरपीएम। 1496 या 97 आप लिख सकते हो। ठीक है, 1496 या 1497 आरपीएम। इट इज वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और आप देखिए नो लोड करंट दिखाता हूं मैं। तो नो लोड करंट आपकी यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर वाला स्केल देखते हैं। 2 एम्पियर टॉप स्केल है, 1.82 1.2 के बीच में ये कहीं पे है, 1 एम्पियर से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसका लीस्ट काउंट अगर देखेंगे तो 5 5 10 आपके सेक्शंस हैं।
0.8 टू 0.12, मतलब 0.4 में आपके 10 सेक्शन है, एक सेक्शन जो है 0.04 का है, तो 0.04 मतलब 1.04 और ये 1.08 से कुछ कम, ठीक है, 1.04 1.06 के करीब करंट है, जो 1.06 एम्पियर करंट आप काउंट के हिसाब से देखेंगे तो 1.06 एम्पियर नो लोड करंट है, और रेटेड करंट इसकी कितनी है 1.5 एम्पियर। 1.5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ये है, तो ये रेटेड करंट है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत एट मैक्स 1.6 जा सकते हैं, 1.2 1.4 1.5 यहाँ कहीं होगी, ये रही, ये जो निशान है ये 1.5 का है। तो 1.5 रेटेड है मोटर की, तो हम धीरे धीरे जब लोड बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी और वोल्टेज गिरेगा, तो वोल्टेज हमें एडजस्ट करना पड़ेगा हर बार, कितने पे 415 वोल्ट पे। तो स्लोली अब हम इस पे लोड बढ़ाएंगे और उसके साथ रीडिंग नोट करेंगे किसकी, एनआर की। तो पहले M1 M2 सबसे पहली रीडिंग अगर हम नोट करें यहाँ पे, तो सबसे पहली रीडिंग में हमारा M1 भी 0 है और M2 भी 0 है और NR की वैल्यू 1400। एरर डेल्टा NR जो है, इसमें डेल्टा NR है वो आप लिखेंगे 14, डेल्टा NR 7 RPM प्लस है, प्लस में एरर आती है 7 RPM की, तो ये एरर हमने माइनस कर दी है, हमें पता है पहले से। अगर ये वाला जो टैकोमीटर है हमारा, ये टैकोमीटर हमारा काम इसलिए नहीं कर रहा है, आज मैंने सेल नहीं डलाया इसमें, ठीक है। तो ये 1400 RPM 1497 RPM, 1504 में से 7 RPM मैंने माइनस किया, तो 1497 RPM है ये स्पीड, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं स्लोली इस पे लोड बढ़ाता हूँ, M1 M2 दोनों की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो आप रामाधार जी इसको जरा बढ़ाइए, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। वो टच करना चाहिए उसको। करो, रीडिंग आएगी तब। और बस ठीक है। तो जो आपका राइट वाला है वो 0.8 kg पे फ्लक्चुएट कर रहा है और लेफ्ट वाला आपका 0 kg पे फ्लक्चुएट कर रहा है, और हमारी मशीन की रेट जो स्पीड है वो 1497 मतलब 1490 7 माइनस की जाए तो हम ये रीडिंग नोट कर लेते हैं। M1 आपका अभी भी 0 है, M2 आपका हो गया 0.8 kg, ठीक है, और स्पीड हमारी हो गई 1490 RPM, क्योंकि जो दिखा रहे हैं उसमें 7 माइनस कर रहे हैं क्योंकि एरर है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग के एक तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग में एक बार फिर से हम इसको टाइप करेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइप कीजिए, थोड़ा सा हमने टॉर्क बढ़ाया, करो और टाइप करो। यस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है 2 kg के आसपास, 2.1 kg के आसपास, और ये 0.6 kg के आसपास, 0.6 भी नहीं 0.7 के आसपास, तो ये 2.1 और ये 0.67 के आसपास। तो ये हो गई जो पहली रीडिंग है 0.7 हो गई और ये 2.1 kg हो गई है, और स्पीड आपकी गिर के पहुंच गई 1480 RPM, 1480 RPM, ठीक है। नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे, फर्दर हम इसको बढ़ाएंगे और करंट पे एक चेक रखेंगे, करंट देख लेते हैं। करंट अभी भी आपकी 1.5 से बहुत पीछे है, ठीक है। तो फर्दर हम बढ़ा सकते हैं लोड को, लोड बढ़ाया जाए दोनों तरफ से, उधर की, ठीक है। तो लोड जब बढ़ाएंगे तो आप देखिए ये कितने पे फ्लक्चुएट कर रहा है, 3.2 से लेके 4.2 के बीच में अगर हम बोलें तो कितना हुआ 32-42, 3.7 के आसपास बोल सकते हैं। ये 3.7 और ये 1.3, 3.7 और 1.3, ठीक है। तो ये हो गया 1.3 और ये 3.7 kg दोनों, ठीक है।
तो ये दोनों रेटिंग, पहला M1 1.3 kg और ये 3.7 kg, और आरपीएम आपका घट के हो गया है 1465 आरपीएम। 1465 आरपीएम। आरपीएम में हमारी एरर है 7 आरपीएम की, इसीलिए वो मैं अपने आप कम करके बोल रहा हूँ। फर्दर हम लोड बढ़ाएंगे। करंट पे एक फिर से चेक देख लेते हैं, 1.2 भी नहीं पहुंची है अभी, तो फर्दर हम लोड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लोड बढ़ाया जाए। बस तो जो आगे फ्लक्चुएशन है इसके, तो इसके फ्लक्चुएशन है आपके 5 से जा रहे हैं 6.8 तक, तो 5 और 6.8 के बीच में हो गया 5.9, और ये रीडिंग आपकी 1.5 से 2.7 तक, 1.5 से 2.7 तक, तो ये 2.1 के आसपास है। 2.1 एंड 5.9, 2.1 एंड 5.9, 2.1 kg एंड 5.9 kg। ठीक है, और स्पीड आपकी, स्पीड देखिए, ये स्पीड हो गई 1451, 1451, तो 1451 में से 7 माइनस करेंगे तो 1444 आरपीएम हो गई है, पीएम हो गई है। फर्दर हम लोड बढ़ाएंगे और आपकी करंट 1.2 क्रॉस कर गई है इस बार। ठीक है, फर्दर लोड बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, फर्दर लोड बढ़ाएगा। इधर वाला भी थोड़ा सा, बस। तो हम लोड यहाँ चेक करेंगे कितना लोड हो गया आपका। फ्लक्चुएशन देखना है आपको मैक्सिमम मिनिमम के बीच में। ये 7.2 से और ये 9.9 तक, तो ये कितना हो गया इसका एवरेज? 7.2 से 9.9 कितना हो गया? 7.2 से 9.9 नहीं घटाना है, 9.9, तो 1.9 और 0.8, 1.9 2.8, 1.4, तो 7.2 से 9.9, 9.9 में 9.9 तो घटाना है, जोड़ के घटाना है, तो ये आ गया 7, 2.7 का आधा हो गया 1.3635, 1.35 जोड़ो 7.2 में, 3. इसको जोड़ो 3 2 5, 8.55, तो आपका एक की रीडिंग है 8.55 और दूसरी रीडिंग हमें देखना है जो फ्लक्चुएशन है आपका 224 है, तो ये एवरेज वैल्यू इसकी 3 आ रही है, तो एक 3 हो गया और एक 8.35 हो गया। तो इसकी रीडिंग हम लिखते हैं, कितना बोला मैंने? 8.35 और एक है आपका 3 kg। तो और आपकी स्पीड जो है घट के स्पीड रह गई है 1423 माइनस 1424 माइनस 7, देन इट कम्स आउट टू बी 1417 आरपीएम। और करंट देखते हैं हमारी, स्टिल इट इज नॉट टचिंग 1.5 एम्पियर, तो फर्दर हम लोड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लोड बढ़ाएंगे। 1 मिनट, वोल्टेज को नॉर्मल करेंगे। वोल्टेज थोड़ा सा आपका लोड के इफेक्ट के कारण थोड़ा सा कम हो गया है, आप देखेंगे। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे, बस वोल्टेज वापस आपका नॉर्मल हो गया है। ठीक है, फर्दर आपका लोड बढ़ाइए। अब धीरे से बढ़ाना है लोड, 2 चूड़ियां बस, ज़्यादा में ज़्यादा। और थोड़ा सा बढ़ा दो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशन कितने के बीच में है? ये फ्लक्चुएशन जो है 8.6 से 10.6 जा रहा है। 8.6 से 10.6, then 9.6 is the average, and here 3 to 5. ठीक है, तो अगेन इट इज सम 3 से थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है, तो 4.1 बोल सकते हैं इसको, दिस 4.1 एंड ये आपका 9.6। ठीक है,
9.5, 9.6. This is 4.1 and 9.6. See? And then the speed is 1410 RPM. 1410 RPM. ठीक है? RPM. ठीक है, तो ये लोड हम लगाते जा रहे हैं और हमारा टॉर्क जो है, टॉर्क बढ़ाने से आपका और करंट जो है आपकी ऑलमोस्ट पहुंच गई है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे भी 1.2, 1.4 और 1.44 हो गई है। और अगली बार अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगी 1.52। तो एक और थोड़ा सा करंट को बढ़ाया, लोड को बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा लोड बढ़ाया जाए। इसमें आग लगने के चांस हो जाता है। ये 9.5 से इट इज फ्लक्चुएटिंग अप टू 12, 9.6 से 12 तक फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये हो गया आपका 2.4, 1.2 और जोड़ देंगे 9.6 में, 9.6 में 2.4 जोड़ देंगे 9.6 से 12 तक फ्लक्चुएट कर रहा है, 9.6 से 12 तक फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये हो गया 2.4, 1.2। तो 9.6 में 1.2 जोड़ेंगे तो ये 10.8। तो इधर वाला राइट वाला 10.8